जी बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट मैक्रोलाइट्स। Macrolides are basically a group of antibiotics जिनकी मैक्रोसाइक्लिक इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर है और उसके साथ एक या एक से ज्यादा डीऑक्सी शुगर्स हैं वो अटैच होते हैं। एरिथ्रोमाइसिन को डेट इज अ ड्रग मैक्रोलाइड ग्रुप, उसको हम कंसीडर करते हैं कि पर आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज कट रही है। जी बच्चों, पर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज अब आ रही है? जी अब आ रही है। आवाज ठीक आ रही है? जी सर। जी, हम बात कर रहे हैं मैक्रोलाइड्स की। इसमें हमारे पास हम यूज करते हैं एरिथ्रोमाइसिन को एज एन अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन। ऐसे पर्सन जिनमें पेनिसिलिन जो है वो एडवर्स रिएक्शन शो करती है, ऐसे पेशेंट जो कि एलर्जिक होते हैं विद एरिथ्रोमाइसिन, उनके लिए हम क्या करते हैं, हम पेनिसिलिन के ऐसे एलर्जिक पेशेंट के लिए एरिथ्रोमाइसिन को यूटिलाइज करते हैं। अदर जो हमारे पास मेंबर्स हैं इस ग्रुप में वो आ जाते हैं एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और टेलिथ्रोमाइसिन। आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। क्लिंडामाइसिन बेसिकली बाइंड करती है 50 फिर करती है। सर आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। नो जी बच्चे, आप सर 1 मिनट के लिए ठीक होती है, उसके बाद कटना शुरू हो जाती है। जैसे आप पढ़ाते हैं ना, बीच में से सारी बातें डिस्टॉर्ट हो जाती हैं। पिछली स्लाइड क्लियर हुई है आपको? जी सर। अब आवाज ठीक आ रही है आपको? जी सर अभी तो ठीक आ रही है, लेकिन आप जब पढ़ाना शुरू करते हैं ना बीच में, तो सारी आवाज आपकी ड्रॉप हो जाती है। मुझे रोक दीजिएगा जहां आपको डिफिकल्टी हो। क्लिंडामाइसिन एक ऐसी ड्रग है जो बाइंड करती है 50S राइबोसोम सब यूनिट के साथ, और इसका रिजल्ट क्या होता है, इंटरफेरेंस होती है किसके साथ, विद बाइंडिंग ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, ये सारे ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स जो है उसके साथ अमाइनो एसिड बाइंड नहीं कर पाते, और जिसका रिजल्ट क्या होता है, इनहिबिशन हो जाती है पेप्टिडाइड ट्रांसफरेज एंजाइम। अब ये जो क्लिंडामाइसिन है ये नॉर्मली एक्ट कर रही है अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया लाइक स्टेफिलोकोकस, बैक्टीरियाइड्स और एनारोबिक ग्राम नेगेटिव रॉड्स और पेंसिलर्जिक पेशेंट में भी हम इसको यूटिलाइज करते हैं। जी, हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एरिथ्रोमाइसिन एंड क्लिंडामाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन जो है दोनों बाइंड करते हैं 50S सबयूनिट के साथ और इनहिबिट करते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन को। ये देखें आप, ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए है, ये ट्रांसफर आरएनए है और ये राइबोसोमल आरएनए है। तो ये बाइंड कर रही है 50S राइबोसोमल सबयूनिट के साथ, और ट्रांसलोकेशन जो होती है ट्रांसफर आरएनए की उसको ब्लॉक करती है। इट्स मीन कि वो एक हमारे पास जो कोडॉन से दूसरी कोडॉन की तरफ ट्रांसफर आरएनए मूव नहीं कर पाता। जब वो मूव नहीं करेगा तो हमारे पास अमाइनो एसिड की अटैचमेंट नहीं होगी। जब अमाइनो एसिड की अटैचमेंट नहीं होगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा हमारे पास, कि हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन रुक जाएगी। ठीक है, ये हम देख रहे हैं कि हमारे पास ट्रांसफर आरएनए नॉर्मली मूव करता है फ्रॉम वन कोडॉन टू अदर कोडॉन, लेकिन जब हम
यूज करते हैं ड्रग एरिथ्रोमाइसिन एंड क्लिंडामाइसिन, उसका रिजल्ट क्या होता है कि ट्रांसलोकेशन का स्टेप जो है वो रुक जाता है। इट्स मीन कि फर्दर अमाइनो एसिड की अटैचमेंट जो है विद द ट्रांसफर आरएनए दैट विल बी स्टॉप्ड, हेंस देयर विल बी ब्लॉकेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। स्टेफिलोकोकाई जो है होस्ट आइसोलेट्स में वो रेजिस्टेंट है इस ड्रग के लिए, ये रेजिस्टेंस शो कर रहा है। हमारे पास ये 3 मैकेनिज्म है जिनके थ्रू रेजिस्टेंस जो है शो हो सकती है इस ड्रग की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है उसकी एबिलिटी नहीं है कि वो एंटीबायोटिक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके, यानी एंटीबायोटिक इम्परमिएबल है इनटू द बैक्टीरिया। व्हाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इफ्लक्स पम्प। अब इफ्लक्स पम्प क्या चीज है? ये बेसिकली जो भी एंटीबायोटिक इसके अंदर एंटर होती है सेल के अंदर, उसको बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये इफ्लक्स पंप है, यानी जो भी ड्रग एक दफा अकोमोडेट हो चुकी है इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, उसको इफ्लक्स पंप क्या करता है, उस एंटीबायोटिक को पिक करता है और आउटर साइड को मूव करना शुरू करता है। Secondly, it decreases affinity of the 50S ribosomal subunit for the antibiotic. यानी डिक्रीज एफिनिटी होगी 50S राइबोसोमल सबयूनिट के साथ। अगर एफिनिटी कम होती है तब भी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। नंबर 3, द प्रेजेंस ऑफ अ प्लाज्मिड एसोसिएटेड एरिथ्रोमाइसिन एस्ट्रेस। अगर हमारे पास ये एंजाइम मौजूद है दैट इज द प्लाज्मिड एसोसिएटेड एरिथ्रोमाइसिन एस्ट्रेस, ये एंजाइम क्या करेगा? ब्रेकडाउन काज कर देगा ड्रग। उसका रिजल्ट क्या होगा? हमारे पास रेजिस्टेंस डेवलप होगा। सर पीछे से शोर आ रहा है, समझ नहीं आ रही। कहां से बच्चे? जी ठीक है, मैं अभी बात करूं। शोर आ रहा है अभी? आपके पीछे से किसी की आवाजें आ रही है, समझ नहीं आ रही। अच्छा एक मिनट। जी सर। अभी भिजवा रहा हूं, मैं चेक करता हूं। जी अब आवाज ठीक आ रही है? जी सर आवाज ठीक आ रही है। जी आवाज आ रही है बच्चे कि नहीं? जी सर आवाज आ रही है। जी ये स्लाइड समझ में आई है कि रिपीट करने की जरूरत सर है? थर्ड पॉइंट नहीं समझ आया। थर्ड पॉइंट रिपीट करते हैं। हमारे पास अगर प्लाज्मिड एसोसिएटेड एरिथ्रोमाइसिन एस्ट्रेस एंजाइम मौजूद होगा तो वो क्या करेगा? ये जो जितने भी मैक्रोलाइट्स हैं इनकी क्या करेगा? वो ब्रेक डाउन काज कर देगा। जब ब्रेक डाउन काज कर देगा इट्स मीन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग। इस ड्रग का, इस ग्रुप की जो ड्रग्स हैं उनका बेनिफिट नहीं होगा अगर प्लाज्मिड एसोसिएटेड एरिथ्रोमाइसिन एस्ट्रेस एंजाइम प्रेजेंट होगा। जी उसके बाद बात करते हैं हम क्लिथ्रोमाइसिन और जिथ्रोमाइसिन जो है वो शो करते हैं क्रॉस रेजिस्टेंस शो करते हैं एरिथ्रोमाइसिन के साथ। इट्स मीन कि अगर क्लिथ्रोमाइसिन के साथ एरिथ्रोमाइसिन देंगे या अजिथ्रोमाइसिन के साथ एरिथ्रोमाइसिन देंगे दैट विल रिजल्ट इनटू द क्रॉस रेजिस्टेंस। तो क्रॉस रेजिस्टेंस उससे डेवलप हो जाएगी और इट्स मीन कि हमें अवॉइड करना चाहिए कि क्लिथ्रोमाइसिन को एरिथ्रोमाइसिन के साथ एडमिनिस्टर ना करें। लेकिन अगर हम टेलिथ्रोमाइसिन को यूज़ करते हैं तो वो रेजिस्टेंस के लिए बेहतर वर्क कर सकती है। ये बेसिकली सेमी सिंथेटिक इसकी प्रिपरेशन है टेलिथ्रोमाइसिन की। सर एरिथ्रोमाइसिन एस्ट्रेस से किस तरह से रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकती है? किससे? एस्ट्रेस एंजाइम की वजह से। जी सर। बेसिकली वो उसकी ब्रेकडाउन काज कर देगा ना। जो भी ड्रग मैक्रोलाइड ग्रुप की एंटर होगी इनसाइड इनटू द सेल, वहां अगर वो एंजाइम प्रेजेंट होगा तो उसकी ब्रेकडाउन काज कर देगा। जब ब्रेकडाउन काज हो जाएगी इट्स मीन जो ड्रग है दैट विल बिकम इनइफेक्टिव। ड्रग का कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। ठीक है सर। नेक्स्ट बच्चे हम बात करते हैं टेट्रासाइक्लिन्स की। बच्चे आप तो आवाज कोई शोर महसूस नहीं हो रहा? नो सर ठीक है। टेट्रासाइक्लिन जो है हमारे पास इट कंसिस्ट ऑफ 4 फ्यूज रिंग्स। उसी की बेस पे इसका नाम टेट्रासाइक्लिन रखा गया है और इसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं। सब्स्टिट्यूशन इन रिंग्स के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूशन की जाएगी तो वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर वेरिएशन इन द ड्रग्स।
इंडिविजुअल फार्माकोकाइनेटिक्स, हर जो ड्रग है उसका जो हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक होगा डेट विल बी डिफरेंट, अब्जॉर्प्शन का रेट डिफरेंट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, इन चारों का रेट जो है डेट विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स। और जैसे जैसे हम इन रिंग्स के साथ सब्स्टिट्यूशन करते जाएंगे उसी तरह हमारे पास ड्रग की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होती जाएगी। ये हमारे पास एक्शन है टेट्रासाइक्लिन का जो कि 30S पे अटैक कर रहे हैं, और ये हमारे पास अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए जो है उसकी जो है बाइंडिंग नहीं होने दे रहे विद द कोडान। ठीक है, जब तक कोडान और एंटी कोडान जो है वो आपस में बाइंड नहीं करेंगे उस वक्त तक अमाइनो एसिड जो है पॉलीपेप्टाइड चेन में उसकी अटैचमेंट नहीं हो। तो जब हम उसको अटैच ही नहीं होने देंगे इट्स मीन कि हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस का स्टेप है दैट विल बिकम स्टॉप्ड। टेट्रासाइक्लिन बाइंड करते हैं 30S सब यूनिट के साथ और इंटरफियर करते हैं अटैचमेंट ऑफ ट्रांसफर आरएनए जो कि कैरी करते हैं अमाइनो एसिड्स को टू द राइबोसोम। ट्रांसफर आरएनए की मैंने पहले बता दिया कि वो उसकी अटैचमेंट नहीं होने देता, और नॉर्मली ये इफेक्टिव है अगेंस्ट क्लेमाइडिया, रिकेट्सिया, माइकोप्लाज्मा एंड ब्रुसेला स्पीशीज ऑफ द बैक्टीरिया। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की बात करते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, इट मींस इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बोथ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स भी हम इनको कहते हैं, ये बैक्टीरिया को किल नहीं करते लेकिन उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं, इसलिए इनको बैक्टीरियोस्टैटिक का नाम देते हैं। ड्रग रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इनएबिलिटी है ऑर्गेनिज्म की कि वो अकोमुलेट करे ड्रग को, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। इट्स मीन कि हमारे पास ड्रग जो है वो उसके अंदर अकोमुलेट नहीं हो पाती इनसाइड द बैक्टीरिया। क्यों नहीं अकोमुलेट हो पाती? क्योंकि हमारे पास मैग्नीशियम डिपेंडेंट एक्टिव इफ्लक्स जो है वो एक पंप अटैच है इसके साथ, वो क्या करेगा पोटाशियम मैग्नीशियम डिपेंडेंट एक्टिव इफ्लक्स पंप जो है जो भी ड्रग अकोमुलेट होगी उसको क्या करेगा आउटर साइड पे मूव करने की कोशिश करेगा। और ये जो पंप है इसका एक्शन जो है वो हमारे पास हो रहा है ड्यू टू द प्लाज्मिड एनकोडेड रेजिस्टेंस प्रोटीन टेट ए जो प्रोटीन है that is responsible for the activation of efflux pump which will be responsible for moving out of the drug। उसके बाद हम बात करते हैं एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग की हो जाएगी, और उसके अलावा क्या होगा प्रोडक्शन होगी प्रोटीन्स की जो टेट्रासाइक्लिन को बाइंडिंग से प्रिवेंट करेंगे। अगर हमारे पास कोई माइक्रोब किसी एक टेट्रासाइक्लिन ड्रग के लिए रेजिस्टेंट हो तो वो बाकी के लिए भी रेजिस्टेंट होगा। जी, यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की, उसमें एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन जो है हमारे पास क्या करती है, बेसिकली हमारे पास जो प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो इनकम्प्लीटली एब्जॉर्प्शन होती है इसकी। और क्यों इनकम्प्लीट होती है? क्योंकि हमारे पास अगर हम टेट्रासाइक्लिन के साथ ऐसी फूड इंटेक करें जिसमें कैल्शियम कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ चिलेट्स। अब ये जो चिलेट्स हैं ये क्या करेंगे ड्रग की एब्जॉर्प्शन को हाल्ट कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो है जब ड्रग यूज़ कर रहे हों तो फिर कैल्शियम कंटेनिंग कंपोनेंट्स जो हैं उनको यूटिलाइज नहीं करेंगे। अब हमारे पास ये चिलेट्स होंगे ये या तो डाइवेलेंट होंगे या ट्राईवेलेंट कैटायन्स होंगे, ठीक है। और ये हमारे पास नॉर्मली जो है हम इनको अगर इनकी एग्जांपल लें तो मैग्नीशियम एल्युमिनियम एंटासिड और आयरन प्रेपरेशन जो है वो इसकी लिए चिलेट्स बनाती हैं। डॉक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन जो है वो ऑलमोस्ट टोटली एब्जॉर्ब होती हैं ऑन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, टेट्रासाइक्लिन्स जो हैं वो कंसंट्रेट करते हैं डिफरेंट स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द बॉडी में, जैसे कि लिवर है, किडनी है, स्प्लीन और स्किन है। और उसके अलावा उनकी जो एक्युमुलेशन होती है
इन द कैल्सीफाइड टिश्यूज होते हैं, जैसे कि हमारे पास टीथ और बोन्स जो हैं दोज आर कॉल्ड कैल्सीफाइड टिश्यूज। और उसके अलावा ट्यूमर में भी इसकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम हो सकती है, क्योंकि वहाँ भी कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा, या कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा होगा वहाँ इसकी डेपोजिशन ज़्यादा होगी। उसके अलावा इसकी जो पेनिट्रेशन है डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स में वो बड़ी एडिक्वेट है, तमाम लिक्विड्स में वो तकरीबन जो है बॉडी फ्लूइड्स में वो पेनिट्रेट कर जाती है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं मेनिंजोकोकल कैरियर स्टेट को ख़त्म करने के लिए। ऐसे माइक्रोब्स जो कि मेनिंजीज को इन्फेक्शन काज करते हैं, ऐसे को प्रिवेंट करने के लिए हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सर यानी मेनिंजाइटिस के पेशेंट को दे सकते हैं ये? जी, मेनिंजाइटिस के पेशेंट को हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेट। फेट का मतलब होता है कि इसका मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर कैसे होगा। टेट्रासाइक्लिन जो है नॉर्मली लिवर में इनकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा रिजाइड करती है एज कम्पेयर टू द अदर टिश्यूज ऑफ द बॉडी, और इनका मेटाबॉलिज्म होता है, और उस मेटाबॉलिज्म में फेज़ 1 और फेज़ 2 इन्वॉल्व होते हैं। फेज़ 1 में पता है हाइड्रोक्सिलेशन होगी, और उसके अलावा अदर जो है प्रोसेस हो सकते हैं, जबकि हमारे पास जो फेज़ 2 है उसमें कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें कॉन्जुगेशन की वजह से ग्लूकोरोनिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन होती है। तो यहाँ हमारे पास जो मौजूद है वो ग्लूकोरोनिक एसिड है, जो कि हमारे पास क्या है अटैच करेगा विद दैट ऑफ द टेट्रासाइक्लिन। जब वो ग्लूकोरोनिक एसिड अटैच होगा तो ये ड्रग जो है दैट विल बिकम मोर पोलर। जितनी ज़्यादा पोलर होगी उतनी इसकी बॉडी से एक्सक्रीशन जो है वो ईजी हो जाएगी। अब जो पेरेंट ड्रग और उसके मेटाबॉलाइट्स हैं वो सिक्रीट होते हैं बाइल में। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, अदर टेट्रासाइक्लिन की बजाय जो डॉक्सीसाइक्लिन है वो हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे पेशेंट में जिनमें रीनली कंप्रोमाइज पेशेंट, जिनका रीनल फंक्शन जो है वो प्रॉपरली वर्क ना कर रहा हो, उनमें हम यूटिलाइज कर सकते हैं डॉक्सीसाइक्लिन को। लेकिन जो बाकी टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स हैं वो इनको यूटिलाइज नहीं करते ऐसे पेशेंट में जिनमें हमारे पास रीनल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिफिकल्टी हो, कोई डिजीज हो। सर एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं, उसमें हमारे पास गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट आ जाएगा, इफेक्ट आ जाएगा। जी जी सर, डॉक्सीसाइक्लिन की एब्जॉर्प्शन पर कैल्शियम का कोई इफेक्ट नहीं होता? जी बोलें। डॉक्सीसाइक्लिन की एब्जॉर्प्शन पर कैल्शियम का कोई इफेक्ट नहीं होता? जी बोलें, बात करें। सर मैं पूछ रही हूँ, डॉक्सीसाइक्लिन की एब्जॉर्प्शन पर कैल्शियम का कोई इफेक्ट नहीं होता? कैन यू हियर मी? डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो रीनल सिस्टम में इतनी बैड इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करती, और अगर किसका रीनल सिस्टम खराब भी है, उसके किडनीज वर्क नहीं कर रहे, तब भी वो अपना इफेक्ट शो करेगी। ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन जो है ऐसे पेशेंट को हम सेफली दे सकते हैं। बाकी मेरा क्वेश्चन ये है कि सर डॉक्सीसाइक्लिन अगर हमें किसी पेशेंट को दी है तो कैल्शियम उसकी एब्जॉर्प्शन पर इफेक्ट नहीं करेगी? हाँ, कैल्शियम तो करेगी, लेकिन हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि रीनली कंप्रोमाइज पेशेंट जो है, जिनका रीनल सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा, ये उनकी बात कर रहे हैं। जो भी टेट्रासाइक्लिन हम देंगे विद कैल्शियम कंटेनिंग फूड, तो उससे चीलेट्स बनेगी और उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो डिले होगी। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं रीनली कंप्रोमाइज पेशेंट। जी सर। जी ओके। जी सर। एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं। गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो सकता है, कैल्सीफाइड टिश्यू पे इफेक्ट हो सकता है, फैटल हिपैटोटॉक्सिटी काज हो सकती है, फोटोटॉक्सिटी काज हो सकती है, वेस्टिबुलर प्रॉब्लम हो सकते हैं, और सीडोमोटर सेरेब्री काज हो सकती है, और सुपर इन्फेक्शंस काज हो सकते हैं। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन जितने भी जी जी सूडोमोटर सेरेब्री क्या होता है? सूडोमोटर ट्यूमर सेरेब्री का मतलब होगा सेरिब्रम में एक ट्यूमर की डेवलपमेंट होगी, जो कि सूडो का मतलब होगा जो कि ज्यादा देर के लिए परसिस्ट नहीं करेगा, फॉर टाइम बीइंग होगा और उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, सूडो का मतलब होगा आर्टिफिशियल। ठीक है,
ट्यूमर प्रोड्यूस होगा, लेकिन जितनी देर ड्रग यूटिलाइज करते रहेंगे उतनी देर रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। और सर वेस्टिबुलर प्रॉब्लम्स में क्या कोई इक्विलिब्रियम की वेस्टिबुलर स्टेट सिस्टम नहीं रीच हो आपको सकती है प्रॉब्लम क्या? ये होंगी, आपको वोमिटिंग काज हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, और इस तरह के मामले बन सकते हैं। ठीक है, ठीक है और सर, ओके क्लियर हो गया। यस सर। जी, एनीबॉडी हु हैज अ क्वेश्चन अप टिल नाउ? ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लाइसाइक्लिन्स। ग्लाइसाइक्लिन एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स है दैट कंटेन द ड्रग दैट द टाइजीसाइक्लिन, और ये हमारे पास एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, और इसको हम डिराइव करते हैं टाइजीसाइक्लिन को फ्रॉम द मिनोसाइक्लिन। मिनोसाइक्लिन से इसको ऑब्टेन करते हैं टाइजीसाइक्लिन को, और इसकी जो स्ट्रक्चर है दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द टेट्रासाइक्लिन। स्पेक्ट्रम क्या होगा, इसको हम यूटिलाइज करेंगे फॉर द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ग्राम पॉजिटिव पैथोजेंस, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, इन तमाम के लिए हम इसको यूटिलाइज करेंगे टाइजीसाइक्लिन को। टाइजीसाइक्लिन जो है वो इंडिकेटेड है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस एंड कॉम्प्लिकेटेड इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस। इसको हम यूज़ करते हैं ऐसी स्किन इन्फेक्शन जो कि नॉर्मली ट्रीट ना हो रही, जैसे कि एक्ने वल्गैरिस है, वो नॉर्मली अगर ट्रीट नहीं हो रही होती तो हम टाइजीसाइक्लिन जो है उसको यूटिलाइज करते हैं। अगर टेट्रासाइक्लिन उसको ठीक नहीं कर पा रहे तो हम क्या करते हैं, फिर इसको यूटिलाइज करते हैं टाइजीसाइक्लिन को। ठीक है जी, और अगर जी सर। कोई एब्डोमिनल इन्फेक्शंस है जो ट्रीट नहीं हो पा रही, उनको ट्रीट करने के लिए हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। टाइजीसाइक्लिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? टाइजीसाइक्लिन एग्जिबिट करती है बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती है। कैसे? बाय रिवर्सिबली बाइंडिंग टू द 30S राइबोसोमल सब यूनिट। रिवर्सिबली बाइंड करती है 30S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ, और इनहिबिट करती है प्रोटीन की ट्रांसलेशन को। ठीक है, वही एक्शन है जो कि हमारे पास एक्शन आ रहा है अदर टेट्रासाइक्लिन्स का, लेकिन इसका इफेक्ट जो है कंपैरेटिवली बेटर है, क्योंकि ये इसको हम यूज कर सकते हैं टाइजीसाइक्लिन को फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकाई। ऐसे स्टेफिलोकोकाई जो मेथिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट हो, उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्टेप्टोकोकस निमोनाई के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा स्टेप्टोकोकस निमोनाई जो कि क्या करे, हमारे पास रेजिस्टेंस शो कर रहा, उसके लिए यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकाई के ट्रीटमेंट के लिए भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट जिनमें वैंकोमाइसिन ड्रग जो है वो उसको रेजिस्ट कर रहे हो एंटेरोकोकाई, उसमें भी हम टाइजीसाइक्लिन को यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके अलावा एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और एसिनिटोबैक्टर बोमिनाई बैक्टीरिया के लिए भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं? नोजिया, वॉमिटिंग है, फोटोसेंसिटिविटी है, स्यूडोमोटर सेरिबरी है। ये वही है सिम्टम्स हैं एडवर्स इफेक्ट की जो कि हमारे पास टेट्रासाइक्लिन की है। डिस्कलरेशन हो सकती है परमानेंट टीथ की, जब इसको हम यूज़ करें ड्यूरिंग टूथ डेवलपमेंट, तो हमारे पास जो नॉर्मल कलर होगा टीथ का वो चेंज हो जाएगा। फेटल हार्म हो सकता है, फीटल हार्म हो सकता है प्रेग्नेंट वुमन को, तो वी शुड अवॉइड टू यूज इन द प्रेग्नेंट वुमन टेट्रासाइक्लिन। टाइजीसाइक्लिन जो है हमारे पास रेजिस्टेंस शो करती है, वही मैकेनिज्म है, एक तो इफ्लक्स पंप वाला मैकेनिज्म होगा, और उसके अलावा हमारे पास जो इफ्लक्स पंप है वो ड्रग जो अकोमोडेट होगी उसको बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। अगर इसको हम 30 to 60 मिनट आईवी इन्फ्यूजन देते हैं तो इसको हम एवरी 12 आवर्स हमें देना पड़ेगा। ठीक है, जो ड्यूरेशन है आईवी इन्फ्यूजन का वो इसका 30 to 60 मिनट है टाइजीसाइक्लिन का, और इट्स मीन इसको बीडी यूज करेंगे एट मॉर्निंग एंड देन एट इवनिंग, 2 टाइम इसको यूटिलाइज करेंगे। एक्सटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू प्लाज्मा एंड बॉडी टिश्यूज, इट्स मीन इट इज़ अ हाईली लाइपोफिलिक ड्रग, और ये इसका सिग्निफिकेंट लिवर मेटाबॉलिज्म नहीं होता, और ये एलिमिनेट होती है बाइलरी एंड फीकल एक्सक्रीशन, इसकी बॉडी से एक्सक्रीशन हो जाती है।
नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग आ गई है डेट इज अ क्लोरोफेनिकॉल। क्लोरोफेनिकॉल को हम नॉर्मली यूटिलाइज नहीं करते क्योंकि इसके एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। इसको तब यूटिलाइज करते हैं जब अदर एंटीबायोटिक्स विल बिकम फेल्ड टू शो देयर एक्शन, वो अपना एक्शन ना शो कर सकें तो फिर हम क्लोरोफेनिकॉल को यूटिलाइज करते हैं। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स, और इसको हम यूज़ करते हैं ऐसी ड्रग्स, ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन के लिए जिसके लिए अदर ड्रग्स जो है वो अपना इफेक्ट शो ना कर रही हैं। इसका बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये बाइंड करती है 50S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ और इनहिबिट करती है प्रोटीन सिंथेसिस को एट द पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज रिएक्शन, और इससे बोन मैरो की टॉक्सिसिटी भी काज हो सकती है। स्पेक्ट्रम क्या होगा इसका? स्पेक्ट्रम बात करेंगे तो हमारे पास हम इसकी बात करेंगे, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव अगेंस्ट इफेक्टिव है, रिकेट्सिया के लिए इफेक्टिव, रिकेट्सी के लिए इफेक्टिव है, और उसके अलावा एनारोब्स के ट्रीटमेंट को यूटिलाइज करने के लिए इसको हम ट्रीट करने के लिए हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये ड्रग जो है ये या तो बैक्टीरियासिडल होगी या बैक्टीरियोस्टैटिक, ये डिपेंड करता है कि कौन सा माइक्रोब है, ठीक है, जिस माइक्रोब के लिए ये, किसी के लिए बैक्टीरियोस्टैटिक है और किसी के लिए बैक्टीरियोसिडल है। क्लोरोफेन की रेजिस्टेंस कैसे डेवलप हो सकती है? प्रेजेंस जो है आर फैक्टर की, वो कोड करती है एसिटाइल को एंजाइम ए ट्रांसफरेज को। ये जो एंजाइम है इनएक्टिवेट कर सकता है क्लोरोफेनिकॉल को। एसिटाइल को एंजाइम ए ट्रांसफरेज जो है दैट हैज एबिलिटी टू इनएक्टिवेट द क्लोरोफेनिकॉल। उसके अलावा एक और इशू बनता है कि इनएबिलिटी होती है एंटीबायोटिक की कि वो पेनिट्रेट कर सके ऑर्गेनिज्म में, और इसकी वजह से हमारे पास मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो सकती है अगर हमारे पास जो एंटीबायोटिक है वो सेल के अंदर पेनिट्रेट या ना कर सके या एंटर ना हो सके। जी, यहाँ तक क्लियर है? सर एनी इसकी क्या क्वेश्चन रीजन हो आपके? सकती है? जी सर इसकी क्या रीजन हो सकती है कि वो क्यों नहीं पेनिट्रेट कर पाती ड्रग? दोबारा बोलिएगा, मुझे आपके क्वेश्चन समझ नहीं आई। सर सेल में ये क्लोरोफेनिकॉल क्यों नहीं पेनिट्रेट जी कर पाती? परमेबिलिटी, क्या परमेबिलिटी चेंजेस होते हैं? आवाज नहीं आ रही है तो मैं कह रही हूँ कि सेल की मेम्ब्रेन में ऐसे बेसिकली क्या हमारे पास परमेबिलिटी जो चेंजेस? बैक्टीरिया होगा वो अपने आप को ऐसे मॉडिफाई कर लेगा कि उसकी जो चैनल्स हैं जिसके थ्रू एंटीबायोटिक ने एंटर होना है उन चैनल्स में मॉडिफिकेशन प्रोड्यूस हो जाएगी, उनकी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगी। जब उनकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी तो एंटीबायोटिक जो है दैट विल बी नॉट एबल टू एंटर इनटू द बैक्टीरिया। इस तो वजह सर से इस वो क्या ड्रग हो के जाएगा, लिए कोई, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। और सर इस ड्रग जी के लिए कोई इफ्लक्स पंप नहीं बनता? कोई ऑर्गेनिज्म में इफ्लक्स पंप नहीं होता? फ्लक्स पंप जो है वो तो एंटीबायोटिक को एंटर होने नहीं देगा ना। अगर एंटर जी होगी तो उसको सॉरी क्या करेगा कि बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। जी लेकिन इसमें इशू ये बन रहा है कि एंटीबायोटिक जो है वो सेल के अंदर जा ही नहीं रही। इट्स मीन हम्म वो चैनल्स जो को इनसाइड लेके जाती हैं उनकी स्ट्रक्चर चेंज हो चुकी है और उनके अंदर म्यूटेशन हो चुकी है, उनके अंदर म्यूटेशन हो चुकी है जिस समझ आई है? जी कोई सर समझ आ कंफ्यूजन गई, है तो आप पूछ सकते हैं। समझ आ गई। सर समझ आ गई है। जी नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका कौन कौन से रूट है जिसके थ्रू हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एक आईवी रूट है और एक ओरल रूट है। ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब होती है बाय ओरल रूट क्योंकि इसकी लाइपोफिलिक नेचर है और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है थ्रू आउट द बॉडी, और ये हमारे पास CSF को भी क्रॉस कर सकती है ड्यू टू इट्स लाइपोफिलिक नेचर,
और इसके अलावा जो ड्रग जो है वो इनहिबिट करती है हिपैटिक मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेसिस को. इट इज अ टाइप ऑफ साइटोक्रोम P450 सिस्टम. हिपैटिक मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेसिस जो है, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज द cytochrome P450 system enzymes. ओ ये क्या हो गया होस्ट, मुझे किसने बना दिया? ये बच्चे, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, अब आ रही है. जी, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है. ये स्लाइड्स जो है वो क्लियर हुई थी, कैसे रिवाइज कर दें? जी बच्चे. जी, जी सर, रिवाइज कर दें. रिवाइज कर देते हैं. चलें, हम फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं क्लोरोफेनिकॉल की. इसको हम बाय आईवी रूट भी दे सकते हैं और ऑरली भी इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं. जब हम ऑरली देते हैं तो इसकी कंप्लीट अब्जॉर्प्शन होगी बाय ओरल रूट, क्योंकि इसकी लाइपोफिलिक नेचर है. इट्स मीन ये
जितने भी हमारी बॉडी के सेल्स हैं वहाँ इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ईजी है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है और CSF फ्लूइड जो है उसमें एंटर हो सकती है। और ड्रग जो है बेसिकली इनहिबिट करती है हेपेटिक मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेसिस को, विच आर। सर आपकी आवाज फिर बंद हो गई है। सर आवाज नहीं आ रही। जी ये जी बच्चे आवाज आ रही है मेरी? जी सर अब आ रही है। चलो, हम बात कर रहे थे एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग की, जो कि डिपेंड करती है कि उसकी कन्वर्जन हो इनटू द ग्लूकुरोनाइड कंपाउंड। इट्स मीन कि एडिशन ऑफ ग्लूकुरोनिक एसिड होगी ड्रग के साथ, तब ड्रग जाके बॉडी से एक्सक्रीट हो सकती है और इसकी सिक्रीशन होती है इनटू द ब्रेस्ट मिल्क। और एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोरोफेनिकल की बात करते हैं, ये अनीमिया भी काज कर सकती है, जिसमें हीमोलाइटिक अनीमिया आ जाता है, जिसमें आरबीसी की ब्रेकडाउन काज होती है। और ये नॉर्मली किस में होता है? जिन पर्सन में ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी, उनमें अनीमिया काज होता है इस ड्रग की वजह से, अदरवाइज अनीमिया काज नहीं होगा। रिवर्सिबल एनीमिया जो कि हमारे पास डोज रिलेटेड है और वो ड्यूरिंग थेरापी वो होता है, जैसे ड्रग की थेरापी हम रोकते हैं तो अनीमिया जो अपनी नॉर्मल कंडीशन में जो है अनीमिया जो ब्लड की डेफिशिएंसी है वो फुलफिल हो जाती है, अनीमिया जो है वो सबसाइड हो जाता है। उसके बाद अब बात करते हैं हम ए प्लास्टिक एनीमिया की, जो कि इडियोसाइंक्रेटिक है और यूजुअली फैक्टर होता है। इडियोसाइंक्रेटिक का मतलब होगा कि किसी में होगा और किसी में वो नहीं होगा, यानी वो डेट इज रिलेटेड टू जेनेटिक्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग।
जिसमें हमारे पास किसी में हमारे पास ये काज हो सकता है प्लास्टिक एनीमिया, जबकि अदर पेशेंट्स में ये नहीं हो सकता। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रे बेबी सिंड्रोम की। ग्रे बेबी सिंड्रोम जो है नॉर्मली बेबीज में डेवलप होती है। ऐसे न्यूनेट्स जिनमें डोज रजीम जो है क्लोरोफेनिकॉल की वो प्रॉपरली एडजस्ट नहीं होती, यानी डोज कम देनी होती है, लेकिन मिस्टेकनली अगर डोज ज़्यादा चली जाती है तो न्यूनेट्स जो हैं उनमें प्रॉब्लम पास हो सकती है। इनमें हमारे पास लो कैपेसिटी होती है कि वो ग्लूकोरोनाइड लेट कर सकें एंटीबायोटिक को, और रीनल फंक्शन भी डेवलप नहीं। इट्स मीन कि इन ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म नहीं होता। तो जब ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो उसके साथ ग्लूकुरोनिक एसिड की एडिशन नहीं होगी। अब जो ग्लूकुरोनिक एसिड है वो हमारे पास क्या करता है, वो ड्रग को मूव आउट करता है, वो उसकी एक्सक्रीशन को इंक्रीज करता है। और न्यूनेट्स में हमारे पास जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो इतना डेवलप नहीं होता कि एंटीबायोटिक की हम क्या कर सके, उसमें एडिशन कर सकें ग्लूकुरोनिक एसिड की, जो कि कंपल्सरी है फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। अगर ड्रग की ग्लूकुरोनाइडेशन नहीं होती, एडिशन ऑफ ग्लूकुरोनिक एसिड नहीं होता, तो ड्रग की एक्सक्रीशन जो है डेट विल बिकम डिफिकल्ट। अब उसका रिजल्ट क्या होता है कि अगर ड्रग बॉडी से एक्सक्रीट ना हो, उसका मेटाबॉलिज्म ना हो, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि ड्रग अकुमुलेट हो जाएगी इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, और वो क्या करेगी, माइटोकॉन्ड्रियल जो राइबोसोम्स हैं उनके फंक्शन को भी इफेक्ट करेगी, जिसका रिजल्ट क्या होगा, जो न्यूनेट्स में पुअर फीडिंग होगी, डिप्रेस्ड ब्रीदिंग होगी, और कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स और साइनोसिस भी काज हो सकती है। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में? नो सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं combination of two drugs की, that is the quinopristine and daflopristine. Both of these drugs are given in the form of mixture, और इनकी जो रेशियो है एडमिनिस्ट्रेशन की वो 30 to 70 है। 30% क्विनोप्रिस्टिन है और 70% ये डेफ्लोप्रिस्टिन जो हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं। इसको हम ड्राइव करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिड से, और फिर इसकी केमिकल मॉडिफिकेशन होती है। ड्रग जो है नॉर्मली रिजर्व्ड है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस एंटेरोकोकस फेशियम, इसको हम VRE का नाम देते हैं। ठीक है, ऐसे पेशेंट जो कि वैंकोमाइसिन को रेजिस्ट कर रहे हों, उनके ट्रीटमेंट के लिए हम क्विनोप्रिस्टिन डेफ्लोप्रिस्टिन का कॉम्बिनेशन एडमिनिस्टर करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। क्विनोप्रिस्टिन और डेफ्लोप्रिस्टिन जो दोनों हमारे पास कॉम्बिनेशन मौजूद हैं, ये 50S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड करेंगे, लेकिन इनकी जो पॉइंट होगा अटैचमेंट का वो सेम नहीं होगा। क्विनोप्रिस्टिन जो है वो कहीं और बाइंड करेगा 50S के ऊपर, और डेफ्लोप्रिस्टिन जो है उसकी बाइंडिंग लोकेशन जो है वो अदर साइड होगी एज कंपेयर टू द जी एज कंपेयर टू द ईच अदर। क्विनोप्रिस्टिन जो है वो डिफरेंट बाइंडिंग साइड पे अटैच होगी और 50S के ऊपर, और डेफ्लोप्रिस्टिन जो है वो अदर साइड के ऊपर अटैच होगी। इट्स मीन इनका जो एक्शन होगा वो सिनर्जिस्टिक एक्शन होगा। इट्स मीन दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को एनहांस करेंगे। अब जब हम इसको कॉम्बिनेशन में देते हैं तो ये जो ड्रग है डेट इज अ बैक्टीरियोसिडल, बैक्टीरिया को किल कर सकती है अगर हम कॉम्बिनेशन में देंगे। ठीक है, और इसका लॉन्ग पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट भी होता है। रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इसमें हमारे पास एंजाइमेटिक रेजिस्टेंस भी हो सकती है। कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो इस ड्रग को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, presence of ribosomal enzyme that methylates the target between 23S ribosomal RNA site can interfere the quinopristine binding। तो ये जो हमारे पास ऐसा राइबोसोमल एंजाइम जो कि मिथाइलेट करता है टारगेट बैक्टीरिया को एट द 23S राइबोसोमल RNA साइट, ये इंटरफियर कर सकता है क्विनोप्रिस्टिन की बाइंडिंग साइट को। जो एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन है वो चेंज कर सकती है इसके एक्शन को बैक्टीरियोसिडल से बैक्टीरियोस्टैटिक, यानी अगर एंजाइमेटिक एंजाइम इसको मॉडिफाई कर दें, इसको चेंज कर दें, तो ये बैक्टीरियोसिडल से बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग कन्वर्ट हो सकती है। उसके बाद अब बात करते हैं प्लाज्मिड एसोसिएटेड एसिटाइल ट्रांसफरेज इनएक्टिवेट करता है डेफ्लोप्रिस्टिन, एक एंजाइम है
जो कि बैक्टीरिया के अंदर अंदर पाया जाता है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मिड एसोसिएटेड एसिटाइल ट्रांसफरेज का नाम इसको हम देते हैं, जो कि एक्टिवेट करता है डेफ्लोप्रिस्टन को। एक एक्टिव इफ्लक्स पंप जो है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है एंटीबायोटिक की प्रेजेंस को इनटू द बैक्टीरिया। स्पेक्ट्रम क्या हो सकता है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई के लिए यूज करते हैं, मैथिसिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकाई के लिए यूज करते हैं, और प्राइमरीली इसको हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एंटेरोकोकस फेशियम इन्फेक्शंस के लिए करते हैं, जिसमें हमारे पास वीआर स्ट्रेन्स भी आ जाते हैं। ड्रग जो है एंटेरोकोकस के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं। ओके जी, यहाँ तक क्लियर है? तो ये एंटेरोकोकस फेशियालिस इन्फेक्शंस कौन से होते हैं, क्या होते हैं? जी थोड़ा ऊंचा बोलें मानूर, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी क्वेश्चन की। एंटेरोकोकस फेशियालिस इन्फेक्शंस क्या होते हैं? क्या कहते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता आवाज है? आ रही है? इसके लिए अदर ड्रग दे सकते हैं, तो जैसे कि फिर ये क्विनोलॉन्स दे सकते कैसे हैं। इन्फेक्शन होते हैं? मुझे आपकी समझ नहीं आ रही मानूर। सर ये इन्फेक्शन कहाँ कॉज होता है और कैसे कॉज होता है? सर ये इन्फेक्शन कहाँ और कैसे कॉज होता है, ये पूछ रही हूँ। अच्छा, एंटेरोकोकस फेकालिस जो है नॉर्मली हमारे पास जो हमारा एंटेरिक सिस्टम है, इंटेस्टाइनल सिस्टम है, उसमें काज होता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम है एंटेरोकोकस फेकालिस। ठीक है, जो कि हमारे पास जो इंटेस्टाइनल है वहाँ अटैक करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे भी कर सकता है और लार्ज इंटेस्टाइन में भी ये इन्फेक्शन काज कर सकता है। ठीक है सर। जी, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? नो सर।